हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे एमपीएलआरसी और स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 6 है लैंड एंड लैंड रेवेन्यू। तो इस चैप्टर में दिया हुआ है कि किस तरीके से लैंड रेवेन्यू को पे आउट किया जाता है, मतलब किस तरीके से उसका असेसमेंट होगा, कौन असेसमेंट करेगा, कितना लैंड रेवेन्यू किस चीज के लिए दिया जाता है। तो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 57 से। सेक्शन नंबर 57 बताता है स्टेट ओनरशिप इन ऑल लैंड। तो ये सेक्शन जनरली ये बताता है कि जो भी लैंड है, जितना भी स्टेट के अंदर, तो उसकी स्टेट ओनरशिप रहेगी, मतलब स्टेट के पास सारे लैंड की ओनरशिप है, ये बोला जाता है। तो उसका सबसेक्शन में बताता है कि ऑल द लैंड्स बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो सारा ही जो लैंड है वो स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। एंड हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल सच लैंड, जिसमें इंक्लूडिंग होता है स्टैंडिंग एंड फ्लोरिंग वाटर माइंस और क्वेरीज मिनरल्स या अदर फॉरेस्ट रिजर्व है या नहीं है, मतलब फॉरेस्ट रिजर्व और नॉट, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो है या नहीं। जो भी राइट्स हैं किसी के सब सॉइल में, एनी लैंड में, और प्रॉपर्टीज जो भी स्टेट गवर्नमेंट, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। फिर प्रोवाइड दैट भी लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस कोड। तो इस कोड में जब तक अदरवाइज नहीं प्रोवाइड किया हुआ तब तक जो है वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी राइट को जो भी पर्सन के पास सब्सिस्ट कर रहे थे, मतलब पर्सन के फेवर में थे, एट द कमिंग इन टू फोर्स ऑफ दिस कोड इन एनी सच प्रॉपर्टी। तो इस मतलब क्या होता है कि इस एक्ट कोड के आने के पहले, मतलब ये जो कोड आया एमपीएलआरसी, उसके आने के पहले अगर किसी के फेवर में राइट सब्सिस्ट कर रहे थे, मतलब उसके फेवर में वो राइट थे, तो वो उनको किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फिर अगर सब सेक्शन 2 तो यहाँ पे रिपील हो गया। सब सेक्शन 3 बताता है कि अगर कोई पर्सन एग्रीड है किसी भी ऑर्डर से जो कि पास किया गया सब सेक्शन 2 में, तो वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट कर सकता है एक सिविल सूट और कंटेस्ट कर सकता है, मतलब उसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर सकता है ओवर, मतलब ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर, उस ऑर्डर की वैलिडिटी को वो 1 ईयर के अंदर चैलेंज कर सकता है सिविल सूट फाइल करके। जिस दिन भी वो ऑर्डर हुआ उससे एक साल के अंदर, मतलब एक साल के अंदर उसकी वैलिडिटी को कंटेस्ट, मतलब चैलेंज कर सकता है कि वो ऑर्डर वैलिड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब सब सेक्शन 3A का एक पॉइंट है, वो बताता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सीपीसी। इससे फर्क नहीं पड़ता सीपीसी में क्या लिखा हुआ है, किसी भी तरीके के सिविल कोड जो है, नो सिविल कोड शैल इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 3, जो सबसेक्शन 3 में अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट हुआ है ऑन और आफ्टर 24 अक्टूबर 1983, तो ये डेट आपको याद रखना पड़ेगी। 24 अक्टूबर 1983 जो है उसके बाद या उस दिन से अगर कोई भी ऑर्डर जो है टेम्पररी इंजंक्शन पास करने के लिए कोई पास करवाना चाहता है, जो डिस्टर्ब करना चाहता है किसी पर्सन को जिसके पास पोजीशन है, जिसको रिस्टोर किया गया अंडर सेक्शन 250 में, तो इफ सच पर्सन फर्निशेस आर रिलायबल सिक्योरिटी, अगर वो रिलायबल सिक्योरिटी दे देता है कंपनसेट करने के लिए एग्रीड पार्टी को अगेंस्ट द लॉस इन द सिविल कोड, तो वो यहाँ पे ग्रांट कर सकती है डिग्री इन फेवर ऑफ एग्रीड पर्सन। तो क्या होता है कि इसमें ये सिर्फ इतना बताया हुआ है सबसेक्शन 3 के 3A में, मतलब सबसेक्शन 3A में ए पॉइंट में ये बताया हुआ है कि इससे फर्क नहीं पड़ता सीआरपीसी को, सॉरी सीपीसी में क्या दिया हुआ है। तो किसी भी तरीके की सिविल कोर्ट है, अगर वो सूट है, अगर वो इंस्टीट्यूट किया गया है ऑन या आफ्टर 24 अक्टूबर 1983 में, सबसेक्शन 3 में, और उसमें वो ऑर्डर जो है टेम्पररी इंजंक्शन का है जिसमें वो डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी भी पोजीशन को, जिसको यहाँ पे रिस्टोर करके दिया गया था पोजीशन 250 सेक्शन में। तो जो पर्सन है उसको यहाँ पे रिलायबल सिक्योरिटी देना पड़ेगा रिकम्पेंसेट करने के लिए एग्रीड पार्टी को, अगर उसको किसी भी तरीके का लॉस होता है, अगर मतलब अगर उसको किसी भी तरीके का लॉस होगा सिविल कोर्ट के उस डिसीजन से, उस डिक्री से जो कि एग्रीड पार्टी के फेवर में पास की गई है, तो तभी यहाँ पे हो पाएगा। फिर प्रोवाइडेड दैट नो श्योरिटी शैल बी रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय अ मेंबर ऑफ अ ट्राइब। तो अब कोई अगर मेंबर ऑफ ट्राइब है, मतलब किसी जनजाति का मेंबर है, तो उसको यहाँ पे डिक्लेयर है कि वो यहाँ पे, अगर वो एबोरिजिनल ट्राइब है, मतलब या तो कुछ बहुत पुराना ट्राइब है, मतलब जैसे हमने जीके में पढ़ा है एनपीईडीपी के लिए कि यहाँ पे अलग अलग तरीके से जनजातियां होती हैं, तो अगर वो किसी भी तरीके का उससे कोई भी श्योरिटी नहीं ली जाएगी, मतलब किसी ऐसे आदमी से कोई भी श्योरिटी नहीं ले सकते जो मेंबर ऑफ ट्राइब है या फिर जिसको डिक्लेयर किया गया है एबोरिजिनल ट्राइब अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 165। अब बी पॉइंट में दिया where a civil court by an order temporary injunction disturb the person referred in sub clause A, sorry to clause A
or after 24 October 1983, but before the publication of Revenue Department Notification number 127N283। आप देख लीजिएगा, ये पूरा नोटिफिकेशन का नंबर है जो कि डेटेड है 4 जनवरी 1984 को। सच ऑर्डर शैल अबेट ऑन पब्लिकेशन एंड तहसीलदार शैल रिस्टोर द पोजीशन टू द पर्सन हु इज डिस्टर्ब बाय सच ऑर्डर। तो सिंपल सी बात यहाँ पे बताई गई है कि अगर ये ऑर्डर होने के बाद अगर सिविल कोर्ट का किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर था जिसमें उन्होंने टेम्पररी इंजंक्शन पास करके किसी भी पर्सन को डिस्टर्ब किया था, जो कि क्लॉज में रेफर किया गया है, या तो वो 24 अक्टूबर 1983 से या उसके बाद जब भी कभी किया होगा, जब भी जिस दिन ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया उसके बाद, तो उस ऑर्डर को हम क्या मानेंगे कि वो अबेट हो गया, उस दिन खत्म हो गया जिस दिन पब्लिकेशन किया गया है। और जो तहसीलदार है उस पर्सन को वो पोजीशन रिस्टोर करेगा जिसको यहाँ पे डिस्टर्ब किया गया था उस ऑर्डर में, उस ऑर्डर को पास करते टाइम। फिर लिखा हुआ है कि अगर कोई सिविल सूट है, अगर वो इंस्टीट्यूट हुआ है सबसेक्शन 3 में अगेंस्ट एनी ऑर्डर अंडर, तो सच ऑर्डर शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू अपील और रिवीजन। तो क्या होता है कि अगर कोई भी सिविल सूट इंस्टीट्यूट किया गया सबसेक्शन 3 में, तो उस ऑर्डर की कोई भी उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील या रिवीजन नहीं होगा। मतलब सबसेक्शन 3 में अगर एक बार कुछ ऑर्डर पास हुआ है सिविल कोर्ट में, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट ना ही किसी भी तरीके का रिवीजन, ना ही अपील होगी, बस याद रखिए। फिर सेक्शन 58 है लाइबिलिटी ऑफ लैंड टू पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो क्या बताता है कि जो भी यहाँ पे लैंड है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि व्हाट एवर पर्पस अप्लाइड एंड व्हाट एवर पर्सन व्हाट एवर सुटेबल। मतलब क्या होता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता जो भी लैंड है व्हाट्स एवर, मतलब किसी भी तरीके का लैंड है, जैसे कि जिस पर्पस के लिए अप्लाई किया गया है, या वेर एवर सिचुएट, या मतलब यहाँ पे भी सिचुएट करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसको यहाँ पे लाइबल है कि वो पेमेंट ऑफ रेवेन्यू करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन एक्सेप्ट में क्या दिया हुआ है, सच लैंड एज बी होल और पार्शियली एग्जेम्प्टेड। अगर उस लैंड को होली या पार्शियली एग्जाम्प्ट किया गया तो एक अलग बात है, नहीं तो सच लैंड को जो भी है वो उसको लाइबिलिटी यहाँ पे इस कोड में है किसी स्पेशल ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो होली या फिर पार्शियली एग्जम्प्टेड है लाइबिलिटी से किसी नोटिफिकेशन से, तो वो इशू किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैंने इसको कर दिया है, तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि जो भी लैंड है उससे फर्क नहीं पड़ता कि व्हाट एवर पर्पज, मतलब किसी पर्पज के लिए होगा जिसके लिए भी अप्लाई किया हो और जहाँ पे भी सिचुएट करता हो, वो लाइबल होगा यहाँ पे, उसको लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन एग्जाम्पशन इसमें दिया हुआ है कि अगर कुछ भी तरीके से होल या पार्शियली इसको एग्जाम किया गया है लाइबिलिटी से, या तो इस कोड में किसी स्पेशल ग्रांट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस लैंड को यहाँ पे होली और पार्शियली एग्जाम कर दिया गया है उस लाइबिलिटी से नोटिफिकेशन इशू करके, जो कि नोटिफिकेशन इशू किसके द्वारा किया जाएगा, तो नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ में। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जनरली एग्जाम कर सकती है किसी लैंड को पार्शियल या होली नोटिफिकेशन इशू करके, अदरवाइज जो भी लैंड है उसको लैंड रेवेन्यू पेमेंट करना पड़ेगा। अब सेक्शन 58 है एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस भी कोड में क्या लिखा हुआ है, मतलब नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता इस कोड में कहीं भी क्या लिखा हुआ है, जो भी लैंड रेवेन्यू है वो पेबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो किससे रिलेटेड यहाँ पे किस तरीके से रेवेन्यू पेबल होगा। तो अगर कोई भी होल्डिंग है अप टू 2 हेक्टेयर की है, तो उसको एक्सेसिव यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे कोई लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे जनरल सी बात बताई गई है कि यहाँ पे किसी भी फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी लैंड रेवेन्यू तब नहीं देना पड़ेगा जब किसी पास होल्डिंग है वो अप टू 2 हेक्टेयर की है। तो यहाँ पे 2 हेक्टेयर तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 हेक्टेयर तक की उसके पास लैंड है, वो उसको एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर यूज कर रहा है, तो यहाँ पे उसको लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा। या फिर कोई अदर लैंड है जो कि नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके उसको स्पेसिफाई किया हुआ है, तो उसको नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पर्पस इस सेक्शन के लिए होल्डिंग का मतलब बताया, तो होल्डिंग का मतलब होता है कि जो भी सम्स हैं ऑफ ऑल लैंड हेल्ड बाय पर्सन इंडिविजुअली, जो भी पर्सन यहाँ पे इंडिविजुअली यहाँ पे लैंड होल्ड करके रखा हुआ है, या फिर उसका शेयर है उस लैंड में, या तो वो ज्वाइंटली है, या फिर इफ एनी एंटायर स्टेट में, मतलब किसी भी पूरे स्टेट में उसका कुछ भी शेयर है, तो उसको यहाँ पे होल्डिंग बोलते हैं। फिर सेक्शन 58 बी यहाँ पे रिपील हो चुका है। 59 देख लेते हैं। 59 बताता है कि लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू पर्पस फॉर विच लैंड इज यूज। तो लैंड रेवेन्यू किस तरीके से दी जाएगी, तो किस तरीके से यहाँ पे लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट होता है। तो असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू शैल बी मेड विद रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग यूज ऑफ लैंड एट सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया है उस तरीके से यहाँ पे
लैंड रेवेन्यू को असेसमेंट किया जाता है। तो किस किस तरीके से यहाँ पे देखते हैं, तो फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर और एनी इम्प्रूवमेंट मेड देयर ऑन, कि अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो एग्रीकल्चर के लिए, या फिर उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट हुई है तो वो, या फिर अगर वो पर्पस उसका ड्वेलिंग हाउस के लिए मतलब खुद के रहने के लिए है तो उसका अलग से हो सकता है। फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए तो अलग चीज है, कमर्शियल पर्पस है तो अलग चीज है, इंडस्ट्रियल पर्पस है जिसमें इंक्लूड होता है पर्पस ऑफ माइंस एंड मिनरल्स वगैरह, तो उसके लिए अलग चीज है। फिर फॉर द पर्पस अदर देन दो स्पेसिफाइड इन आइटम ए टू ई अब मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर कोई ए टू ई से ए से लेके ई तक यहाँ पे अगर कोई पॉइंट कवर नहीं हुए हैं तो जो अदर पर्पस है वो यहाँ पे नोटिफाई किए जाते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन पर्पस के लिए। फिर अगर कोई भी लैंड का जो है असेसमेंट किया गया है जो कि यूज किया जाता है पर्पस के लिए, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है अदर पर्पस के लिए, तो जो लैंड रेवेन्यू पेबल होती है उस लैंड की, वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि जो टर्म है उस असेसमेंट का जो जिसके लिए फिक्स किया गया वो अभी नॉट एक्सपायर्ड है। मतलब जैसे सपोज करिए कि मैं अभी उस पर्पस अभी किसी लैंड के एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ और मैंने उसको डाइवर्जन करा लिया है एग्रीकल्चर से रेसिडेंशियल के लिए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने जिस पर्पस के लिए अभी यूज करना था वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ, तो भी यहाँ पे असेसमेंट के रेट पे प्रिस्क्राइब पर्पस के लिए वो यहाँ पे डाइवर्टेड हो जाएगा। तो उसको असेसमेंट कर दिया जाएगा उस रेट पे जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है उस पर्पस के लिए जिसके लिए वो डाइवर्ट कर दिया गया। और अगर कोई लैंड है जो कि फ्री था किसी भी तरीके का पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू से, किसी भी कंडीशन के लिए कि इस कंडीशन के लिए अगर यूज किया जाएगा तो उसको लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसको डाइवर्ट कर दिया गया है किसी अदर पर्पस के लिए, तो वो यहाँ पे बिकम लाइबल हो जाएगा। मतलब उसको अब यहाँ पे लाइबिलिटी उसकी बन जाएगी, उसको पेमेंट करना पड़ेगा लैंड रेवेन्यू को, और असेसमेंट होगा उस रेट पे जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया होगा उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए वो डाइवर्टेड कर लिया गया है। और अगर कोई लैंड जो था उसको असेस किया गया था किसी वन पर्पस की यूज करने के लिए और उसको डाइवर्ट कर दिया गया किसी अदर पर्पस के लिए यूज करने के लिए, तो उस लैंड रेवेन्यू का जो असेसमेंट होगा वो प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, और जो प्रीमियम होगा उस डाइवर्जन का वो पेबल होगा उस रेट पे जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया। फिर जो भी लैंड असेस किया गया है अगर एक पर्पस के लिए उसको डाइवर्ट कर लिया जाता है अनदर पर्पस के लिए, तो जो भूमि स्वामी होगा वो यहाँ पे कंप्यूट करेगा, मतलब जिस पर्सन के यहाँ पे वो लैंड है वो यहाँ पे उस पर्पस के लिए उसको कंप्यूट करेगा, और जो प्रीमियम है उसको रीअसेस करके लैंड रेवेन्यू पेबल करेगा और डिपॉजिट करेगा अमाउंट जो कि कंप्यूटेड किया गया है प्रिस्क्राइब मैनर में। और जो भूमि स्वामी है मतलब जो पर्सन उसका ओनर है लैंड का, वो यहाँ पे रिटर्न इंफॉर्मेशन देगा उस डाइवर्जन की सब डिविजनल ऑफिसर को, और उसके साथ वो उसकी रिसिप्ट भी देगा जो उसने डिपॉजिट किया अमाउंट सबसेक्शन 5 में। और उस लैंड को हम यहाँ पे डीम टू हैव बीन डाइवर्टेड मान लेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन, उस इंटीमेशन के दिन से उसको डाइवर्टेड मान लेंगे जिस पर्पज के लिए वो यूज करना चाहता है। फिर ऑन रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन अंडर सबसेक्शन 6, अब सबसेक्शन 6 में उसको इंटीमेशन मिलती है तो सब डिविजनल ऑफिसर जो है वो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उसकी इंक्वायरी करेगा जो भी करेक्टनेस है कंप्यूटेशन के बारे में जो भी भूमि स्वामी के द्वारा की गई है, और कम्युनिकेट करेगा भूमि स्वामी को कि या तो कंफर्म करेगा उसकी कंप्यूटेशन जो उसने की है सबसेक्शन 5 में, या फिर उसको इन्फॉर्मेशन देगा करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड लैंड रेवेन्यू जो पेबल होना चाहिए। और अगर वो जो अमाउंट है जो डिपॉजिट किया गया है सब सेक्शन 5 में, अगर उसने लेस अमाउंट यहाँ पे कंप्यूट किया है सबसेक्शन, सॉरी यहाँ पे उसने लेस अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट किया है जो कि कंप्यूट कर रहा था सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा, उससे कम उसने डिपॉजिट किया था, तो जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे मतलब जो अमाउंट बाकी है जितना उससे कम पे किया हुआ है वो उसको पे किया जाना चाहिए भूमि स्वामी के द्वारा विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो 60 डेज के अंदर उसको जितना रिमेनिंग अमाउंट है जितना बचा हुआ है उसने कुछ कम अमाउंट डिपॉजिट किया था तो 60 डेज के अंदर उसको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा बाकी का अमाउंट। फिर अगर अमाउंट जो उसने डिपॉजिट किया गया है सबसेक्शन 5 में वो अगर ग्रेटर अमाउंट है जो उसने यहाँ पे दे दिया है सब डिविजनल ऑफिसर को, तो जो डिफरेंस है उसका मतलब जो उसने ज्यादा दे दिया है वो उसका रिफंड भी हो जाएगा विद इन 60 डेज में, मतलब 60 डेज में रिफंड भी ले सकता है। तो जनरली मतलब क्या है कि उसको अपना एक तरीके से जो उतना भी उसका लैंड रेवेन्यू पे असेसमेंट हुआ है डाइवर्जन के बाद नया जो भी है तो उसकी इंफॉर्मेशन उसको खुद कैलकुलेट करके पहले भूमि स्वामी जो है मतलब लैंड ओनर जो है उसको
सब डिविजनल ऑफिसर को देना है। फिर सब डिविजनल ऑफिसर जो है इंक्वायरी करने के बाद खुद असेसमेंट करेगा और जो करेक्ट अमाउंट है वो प्रीमियम है बता देगा। उसके बाद जो डिपॉजिटेड अमाउंट है, अगर सब डिविजनल ऑफिसर को लगता है कि वो कम है तो वो भूमि स्वामी को बता देगा कि 60 डेज के अंदर आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करना चाहिए। और अगर जो सब डिविजनल ऑफिसर उसको लगता है कि इसमें अमाउंट को ज्यादा डिपॉजिट कर दिया गया है तो विद इन 60 डेज उसको रिफंड भी कर सकता है। सिंपल सी बात है। अब अगर सब डिविजनल ऑफिसर जो है अगर वो फेल हो जाता है कम्युनिकेट करने के लिए भूमि स्वामी को, जो सब सेक्शन 7 में है, 5 ईयर्स के अंडर में जो भी डेट ऑफ इंफॉर्मेशन जब भी उसको रिसीव हुई थी सब सेक्शन 6 में, तो जो एरियर्स हैं रीअसेस लैंड रेवेन्यू के, वो यहाँ पे नॉट पेबल फॉर पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स। तो यहाँ पे जो 5 ईयर्स है उतने ही तक का उसको यहाँ पे लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा, उससे ज्यादा का नहीं मांग सकते। मतलब ये तो फिर मतलब यार एक तरीके से यहाँ पे क्या बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर ने गलती की। सब डिविजनल ऑफिसर ने यहाँ पे 5 साल से ज्यादा उसको बिना कैलकुलेट करे, जब भी भूमि स्वामी ने कम्युनिकेट उसको कर दिया था कि ये मेरा लैंड असेसमेंट कर दीजिए लैंड रेवेन्यू का, तो उसको असेसमेंट बिना किए उसने 5 साल तक का टाइम जाने दिया। तो फिर उसके बाद जब वो रेवेन्यू वापस से असेसमेंट कर लेगा, उसके बाद जो वो एरियर्स मतलब जो उसके ड्यू बैलेंस था वो मांग सकता है। तो कब तक का मांग सकता है? सिर्फ 5 ईयर्स तक का मांग सकता है, उससे ज्यादा का नहीं मांग सकता। लेकिन अगर यहाँ पे भूमि स्वामी अगर 9 सब पॉइंट है यहाँ पे बताता है कि अगर भूमि स्वामी अगर फेल हो जाता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए डाइवर्सन की सबसेक्शन 6 में, तो जो सब डिविजनल ऑफिसर है वो ओन मोशन पे या फिर रिसीव होने पे किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन वो खुद ही कंप्यूट करेगा प्रीमियम और रीअसेस करेगा लैंड रेवेन्यू जो भी पेबल है उस डाइवर्जन के बाद। और वो इम्पोज कर सकता है पेनल्टी जो कि इक्वल होगी 50% ऑफ द टोटल अमाउंट पेबल। तो क्या होता है कि अब सपोज करें कि भूमि स्वामी ने या तो फेल हो गया वो इन्फॉर्मेशन देने में या उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं या तो उनको खुद से कहीं इन्फॉर्मेशन मिल गई या उन्होंने कहीं अदर सोर्सेज से उनको इन्फॉर्मेशन मिली, तो वो खुद ही प्रीमियम को रीअसेस करके जो अमाउंट पेबल होना चाहिए उस डाइवर्जन पे वो यहाँ पे इम्पोज कर देंगे। और उसके साथ साथ एक पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं जो कि 50% ऑफ द टोटल अमाउंट जो पेबल है वो मांग सकते हैं और पेनल्टी के तौर पे। फिर provided that such assessed land revenue shall be payable from the actual date of diversion subject to the maximum period of 5 years। तो यहाँ पे 5 ईयर तक का ही मांग सकते हैं, जिस पीरियड मतलब जिस दिन से एक्चुअल डेट से डाइवर्जन हुआ था उस डेट से लेके 5 ईयर तक का ही यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे मांग सकते हैं। तो 5 ईयर्स की लिमिटेशन आप हमेशा याद रखिए कि जिस दिन वो अमाउंट ड्यू होना था, मतलब जिस दिन वो लैंड को डाइवर्ट कर लिया गया था किसी अदर पर्पज के लिए, उससे 5 ईयर्स तक का ही वहां पे ले सकते हैं। फिर प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा है नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो 2018 की जो अमेंडमेंट है उसके बाद जो है उसमें ये बोला गया है कि उसके बाद 1 साल तक का जो है कमेंसमेंट होने के बाद कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकते। तो जिस दिन से भी मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट 2018 एक्ट एप्लीकेबल हुआ है, उससे 1 साल के अंदर तक कोई भी पेनल्टी को इम्पोज नहीं किया सकता। फिर अगर भूमि स्वामी है उसने डाइवर्ट कर लिया गया है, उसके द्वारा लाइव डाइवर्ट कर दिया गया है लैंड को, ओनली सच पर्पस इज परमिसिबल अंडर लॉ गवर्निंग फॉर द यूज ऑफ लैंड फॉर द टाइमिंग इम्पोर्ट। तो मतलब क्या होता है कि जो भूमि स्वामी है वो केवल उसी पर्पस के लिए लैंड को डाइवर्ट कर सकता है जो परमिसिबल है अंडर द लॉ, जो भी उस लैंड को यूज करने से रिलेटेड जो टाइमिंग इम्पोर्ट में एप्लीकेबल है, उसी पर्पस के लिए यहाँ पे भूमि स्वामी जो है वो यहाँ पे डाइवर्ट कर सकता है लैंड को, अदर पर्पस के लिए नहीं कर सकता। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है नो एक्शन ऑफ द भूमि स्वामी और सब डिविजनल ऑफिसर शैल अंडर दिस section shall be construed or as granting of permission to change the use of land contrary to the provisions of the law applicable। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भूमि स्वामी है या सब डिविजनल ऑफिसर है, वो किसी भी तरीके से ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता कि वो यहाँ पे कंस्टिट्यूट कर ले, मतलब एक तरीके से कर ले या फिर उसमें ग्रांट करने की परमिशन दे दें कि जो लैंड को वो कॉन्ट्ररी यूज कर पाए, मतलब जो लैंड है उसको लॉ के अगेंस्ट यूज, मतलब जिस तरीके से लॉ ने बताया हुआ है उससे कॉन्ट्ररी यूज कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब किसी भी तरीके से कोई ऐसा काम भूमि स्वामी या सब डिविजनल ऑफिसर नहीं कर सकते जिससे लैंड को जिस पर्पज के लिए यूज करना चाहिए उस पर्पज के अगेंस्ट जाके कुछ भी जो प्रोविजंस ऑफ लॉ के अगेंस्ट जो भी लॉ एप्लीकेबल है उसके अगेंस्ट कुछ यूज कर पाए, ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। फिर प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक्शन ले सकती है भूमि स्वामी के ऊपर अगर उसने डाइवर्जन किया है कॉन्ट्ररी
करके जो प्रोविजंस है लॉ के, जो कि टाइमिंग इन फोर्स में है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जा सकता है इस सेक्शन में। उसके अलावा भी मतलब यहाँ पे जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। और जो प्रीमियम और रीअसेस लैंड रेवेन्यू है वो कंप्यूट किस रेट पे किया जाएगा, तो जो भी रेट प्रिवेलिंग हो रहे हैं डेट ऑफ इंटीमेशन बाय भूमि स्वामी के द्वारा अंडर सबसेक्शन 6 में, और जो भी डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर बाय सब डिविजनल ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 9 एज अ केस में भी। तो यहाँ पे जो प्रीमियम और रीअसेसमेंट हो रहा है लैंड रेवेन्यू का वो किस रेट पे कंप्यूट होगा, तो उस रेट पे होगा जो भी रेट वहां पे प्रिवेल कर रहे होंगे, जो डेट ऑफ इंटीमेशन किया गया है भूमि स्वामी के द्वारा सबसेक्शन 6 में, या फिर जो भी ऑर्डर वो पास कर रहे हैं सब डिविजनल ऑफिसर तो सबसेक्शन 9 में, जैसा भी हो उस हिसाब से उसका प्रीमियम और रीअसेसमेंट होगा लैंड रेवेन्यू का। फिर जो भी प्रोसीडिंग है इस सेक्शन में, जो भी पेंडिंग है किसी भी बोर्ड या रेवेन्यू ऑफिसर के पास प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ लैंड एमपी लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2018, वो शैल स्टैंड अबेटेड एंड सब डिविजनल ऑफिसर शैल इम्पोज प्रीमियम एंड असेस लैंड रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ डिवीजन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो भी प्रोसीडिंग है पेंडिंग थी, जो कि किसी भी बोर्ड या किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास, जो भी एमपी लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2018 के पहले, तो वो उसको खत्म कर दिया गया है, वो खत्म हो जाएंगे अपने आप। और जो सब डिविजनल ऑफिसर है वो यहाँ पे इम्पोज करेगा प्रीमियम और असेस करेगा लैंड रेवेन्यू किसके अकॉर्डिंग, टू अकाउंट ऑफ डाइवर्जन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। तो सब डिविजनल ऑफिसर अब जितने भी प्रीमियम है और उसका असेसमेंट है लैंड रेवेन्यू का, वो इस तरीके से करेगा। फिर सेक्शन 59 ये है असेसमेंट व्हेन टू बी टेक इफेक्ट। तो जो भी अल्टरेशन या असेसमेंट हुआ है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 59 में, वो कब से अफेक्ट होगा, तो टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द डाइवर्जन वाज मेड। तो उसी दिन से यहाँ पे सारी चीजें इफेक्ट में आ जाएंगी जिस दिन से डाइवर्जन किया गया है। फिर सेक्शन 59 बी है रीअसेसमेंट ऑन डाइवर्जन ऑफ लैंड प्रायर टू द कमिंग इन टू फोर्स ऑफ दिस कोड। तो ये बता रहा है कि रीअसेसमेंट होगा डाइवर्जन का किसी भी लैंड का, अगर जो उसका मतलब क्या कहते हैं, अगर असेसमेंट हुआ है इस लैंड मतलब सॉरी इस कोड के आने के पहले, तो वेयर द प्रायर टू द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस कोड लैंड in any area set for one purpose was subsequently diverted for any other purpose, land revenue payable upon such land shall notwithstanding anything that the term of assessment has been fixed is not expired shall be liable to be altered and assessed। तो मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात ये बताई जा रही है कि अगर कुछ लैंड रेवेन्यू है जो प्रायर इस कोड के आने के पहले था, मतलब इस कोड के आने के प्रायर था, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि जिस पर्पस के लिए उसको सब्सिक्वेंटली डाइवर्ट कर लिया गया था किसी अदर पर्पस के लिए, तो वो पेबल हो रहा है और वो पर्पस जो है वो अभी भी यूज हो रहा है और उस पर्पस को एक्सपायर नहीं हुआ है। मतलब क्या होता है, मैं सिंपल सी बात है फिर से इसको समझा देता हूँ अच्छे से, कि ये बताया जा रहा है कि अगर सपोज करिए ये कोड आने के पहले अगर कोई लैंड था और उसको असेस कर लिया गया था किसी एक पर्पस के लिए और उसको सब्सिक्वेंटली डाइवर्ट कर लिया गया है किसी अदर पर्पस के लिए, तो जो लैंड रेवेन्यू जो पेबल होगा वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि जिस टर्म के लिए उसको असेसमेंट किया गया था वो टर्म यहाँ पे एक्सपायर नहीं हुई है, उसको यहाँ पे फिर भी एंटर और असेस किया जाएगा। अब उसको किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस टू विच इट हैज बीन डाइवर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम। तो उसको किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, तो उसको इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस, तो उस पर्पस के अकॉर्डेंस में किया जाएगा जिसके लिए वो डाइवर्ट किया गया है। और वो कब से लागू होगा, तो या तो किस डेट से लागू होगा, तो डेट ऑन विच द डाइवर्सन वाज मेड if the area concerned there was in force any enactment repealed under section 261 which contained the provision of alteration and reassessment on such diversion। तो क्या होता है कि अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, तो सबसे पहले अगर उस डेट से किया जाएगा अगर जिस दिन उसका डाइवर्जन किया गया है, अगर वो जो एरिया कनेक्टेड था, तो सॉरी एरिया जो कंसर्न था वो, तो उसकी जो एनेक्टमेंट है वो रिपील कर दी गई थी सब सॉरी सेक्शन 261 में ऑन सच डाइवर्जन। मतलब मैं फिर से एक बार उसको बता देता हूँ, मैं सॉरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बता दिया हम, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है।
मैं बता देता हूँ। तो अब जो यहाँ पे अल्टर और असेसमेंट किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जाता है, तो अगर उसको डाइवर्ट किया जाता है और अगर वो उस डेट से हो रहा है जिस दिन से डाइवर्जन किया जा रहा है, वो किसी एरिया कंसर्न में है जहाँ पे जो इनेक्टमेंट है उसको रिपील कर दिया गया है सेक्शन 261 में। तो उसका जो कंटेंट प्रोविजंस होगा उसका अल्टरेशन और रीअसेसमेंट होगा उस डाइवर्जन के टाइम से, ऑन सच डाइवर्जन से। और अगर डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस कोड है तो एनी अदर केस में। और बाकी मतलब यहाँ पे कैसा रहता है, मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि दो चीजों की बात की जा रही है कि किस दिन से यहाँ पे उसको असेसमेंट वगैरह किया जाएगा। तो अगर कोई डेट है जहाँ पे डाइवर्जन किया जा रहा था जो भी एरिया कनेक्टेड था, और जो कि कंसर्न इनेक्टमेंट जो कि रिपील की गई है सेक्शन 261 में, तो उसका अल्टरेशन और रीअसेसमेंट किया जाएगा उसके डाइवर्जन के टाइम से। और अगर बाकी जगह पे क्या करेंगे, डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस कोड, और बाकी जो जगह है वहां पे जहाँ पे जब भी ये कोड एप्लीकेबल हुआ है वहां से उस ये, का असेसमेंट या अल्टरेशन वगैरह करेंगे। ठीक है। और इन केस ऑफ अब in accordance with the provisions of such repealed act, and in case B, the above accordance with the provisions of this code। तो अगर हम ए की बात करें तो ए में किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे जो उस रिपील्ड एक्ट के प्रोविजंस थे, उस मतलब जो एक्ट वहां पे एप्लीकेबल था कोड के आने के पहले, उस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका अल्टरेशन और असेसमेंट करेंगे। और अगर बी की हम बात करें, मतलब जहाँ पे ये एक्ट आ गया तो फिर उसका किसके अकॉर्डिंग होगा, जब यहाँ पे ये एक्ट आ ही गया तो उस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा, मतलब जो इस एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं, इस कोड में प्रोविजंस दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग होगा। फिर सेक्शन नंबर 60 है असेसमेंट ऑफ अनएसर्टेड लैंड, सॉरी अनअसेस्ड लैंड। तो अगर असेसमेंट करना है किसी अनअसेस्ड लैंड का तो किस तरीके से होगा, तो जो भी लैंड है जिसका असेसमेंट यहाँ पे नहीं किया गया, तो असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू शैल बी मेड बाय द कलेक्टर। तो कलेक्टर यहाँ पे करेंगे और इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स करेंगे जो भी इस कोड में बनाए गए हैं। तो जो भी असेसमेंट होगा किसी अगर अनअसेस लैंड का, तो जो भी वो कौन होगा, मतलब वो कौन करेगा जिसका यहाँ पे कोई भी लैंड है जिसका असेसमेंट यहाँ पे नहीं किया गया है, तो शैल बी मेड बाय द कलेक्टर। तो कलेक्टर करेंगे और इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स जो भी यहाँ पे इस कोड में बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग करेंगे। तो आज हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट होगा, नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे।